Alright, hey guys and what's up everybody, it's Devesh back it again with in fresh video। So आज हम करवाने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 3 है हमारा स्ट्रेस। देखो यूनिट 5 का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट सेकंड जो बुक है ये पूरी खत्म हो जाने वाली है। इस चैप्टर के बाद आपकी दोनों बुकें कंप्लीट करवा दी मैंने, यूनिट 1 वाली भी जो पहली बुक थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पार्ट 1 और ये पार्ट 2 पूरी खत्म हो जाएगी। आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है और वीडियो के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो एक के बाद एक यूनिट वाइज वीडियो आप आराम से बैठ के आनंद ले सकते हो, सारी वीडियो देख सकते हो। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे जाके फटाफट हमें कॉन्टैक्ट करें और फटाफट से जाके नोट्स परचेज कर लेना। पेपर आने वाले हैं तो पेपर के लिए आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर आपके आने वाले हैं और पेपर के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। तो आइए आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चैप्टर नंबर 3 को करते हैं स्टार्ट और खत्म करते हैं पूरी बुक को। हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद तो बुक ही खत्म हो जाएगी, फिर बात ही क्या। तो देखो सर जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेस एज ए कॉन्सेप्ट। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है पहले वो सीखेंगे, फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसके डिमांड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लिखा है स्ट्रेस इज ए डायनेमिक कंडीशन। स्ट्रेस जो है एक सर्वव्यापी कंडीशन है, पूरी की पूरी मतलब कि हर जगह पे फैली हुई है। उसके बाद लिखा है इन विच ए इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रेंटेड विद एन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रेंट एंड डिमांड। क्या है जो स्ट्रेस है ना वो एक क्या है, एक समस्या है, पूरी पूरी एक तनाव वाली स्थिति है जो माइंड में ना एक तरह से तनाव, हलचल, भूकंप सा पैदा कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है ना दो चीजों के कारण से आता है। स्ट्रेस दो चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। पहली चीज कौन सी है, पहली होती है हमारा, अक्सर ये दो चीजों के ऊपर आता है। पहली आती है हमारा यहाँ पे कंसंट्रेटेड, मतलब कि बाधाएं, जो भी मुश्किलें या रुकावटें आती है कंसंट्रेट उनको कहते हैं। ठीक है, सेकंड चीज आती है हमारी डिमांड। देखो डिमांड मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की मांग, किसी की कितनी मांग है, इच्छा कितनी है। ठीक है, तो वो होती है डिमांड। तो डिमांड मतलब कि मांग और बाधाओं के ऊपर ही हमेशा स्ट्रेस आता है। ठीक है, उसके नीचे लिखा है रिलेटेड टू व्हाट ही और शी डिजायर एंड फॉर विच ऑफ द आउटकम्स। कह रहा है ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है, वो क्या करना चाहता है या क्या नहीं करना चाहता है। ठीक है, इज प्री रिसीव्ड फॉर द बोथ अनसर्टेन एंड इम्पोर्टेंट। कह रहा है अगर देखा जाए तो स्ट्रेस के अंदर, तनाव के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक बाधा और एक मांग। ठीक है, और दोनों को ही एक साथ लेके चलना पड़ता है इंसान को। अगर नहीं लेके गया तो वो कोई ना कोई पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से तनाव की समस्या बढ़ती है। ठीक है, और जो तनाव मैंने बताया, जो स्ट्रेस मैंने बताया, स्ट्रेस को देखो दोनों को लेकर बराबर चलना पड़ता है। अगर वो बाधाओं को, रुकावटें, अगर मान लो बाधाओं को फेस ना करे, दूसरी चीज को लेगा तो यहाँ पर रुकावटें आएंगी, उसके काम में बाधाएं आएंगी फिर तो। ठीक है, और अगर वो बाधाओं को सुलझाने में लगा तो उसकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं कर पाएगा, उससे वो वंचित रह जाएगा, उससे वो मतलब कि रह जाएगा, वो अपनी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नीचे 3.2 फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस के, तनाव को दूर करने के कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू कार्टर, यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, स्ट्रेस इज ए क्लोजली रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ कंट्रोल एन इंडिविजुअल हैज ओवर द वर्क। कह रहा है स्ट्रेस जो है ना एक इस तरह का वर्क लोड है, आप बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है एक आदमी को उसकी इच्छा से ज्यादा काम दे दिया जाता है, उस काम की वजह से उसको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, या फिर तनाव बढ़ जाता है, तो ये इस तरह का वर्कलोड भी होता है। उसके नीचे लिखा है फैक्टर्स में पहला फैक्टर है फैक्टर इंट्रिंसिक टू जॉब, मतलब कि जॉब के अंदर से ही कोई ऐसा तनाव वाला महत्वपूर्ण सोर्स हो या फिर कोई ऐसा सोर्स हो जिसकी वजह से इंसान को तनाव हो। सेकंड चीज द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बंदे का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और हर एक के स्ट्रेस के कारण भी अलग अलग होते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, थर्ड यहाँ पे बताया। और फोर्थ आता है यहाँ पे कैरियर डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे 4 मैंने फैक्टर आपको बताए। अब उसके नीचे हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखो इंडिविजुअल फैक्टर्स में लिखा है पहला फैमिली प्रॉब्लम, और दूसरा लिखा है यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और तीसरा लिखा है पर्सनैलिटी। देखो 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो अपने स्ट्रेस को उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
फैमिली प्रॉब्लम में क्या होता है, और देखो सब में एक चीज कॉमन होती है, बता दूं पहले के पहले, एक तो डिमांड और एक कंसेंट्रेट। देखो क्यों कॉमन होता है, क्योंकि मांग जो है ना और जो बाधाएं हैं वो हर जगह आती है। फैमिली प्रॉब्लम किस लिए आती है, फैमिली में कोई डिमांड करेगा या तो उसके लिए आएगी, या फिर कोई ऐसी बाधा आएंगी जो आप पूरा नहीं कर सकते, आप अपने खर्चे को निकाल नहीं पा रहे उस सैलरी से, तो ये जो डिमांड है इसलिए आती है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी समाज में इसीलिए आती है, सेम टू सेम। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी, मतलब कि अपनी खुद की समस्या है, ठीक है। लोग अपने आप से भी समस्या से परेशान रहते हैं, वो किस लिए, क्योंकि अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, इच्छा मारनी पड़ती है, तो इस तरह से। अब मैंने उसके बगल में लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। देखो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। पहली चीज तो बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स टोटल होते हैं 5 टाइप्स के, 6 टाइप्स के, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं जितने भी टाइप्स है सारे, ठीक है, 6 टाइप है टोटल। तो ये 6 टाइप्स को मैं डिफाइन जब कर दूंगा उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। तो पहला टाइप है टास्क डिमांडिंग, सेकंड आता है रोल डिमांडिंग, ये सारे लिख लेना चाहिए कॉपी में। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरपर्सनल डिमांड्स, फिर आता है डी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिर ई आएगा ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ स्टेजेस, ठीक है। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 लिखा था जैसे टास्क डिमांडेड, तो देखो मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है टास्क डिमांडेड की एरी, ठीक है। लिखा है डिमांड्स रिलेटेड टू द टास्क and role in the organization are the source most of the reported as being रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। कह रहा है इसमें क्या होता है, ये जो टास्क डिमांडेड है ना, इसका मतलब होता है कि मांग की इच्छा ज़्यादा हो जाना, ठीक है। मांग की जब ज़्यादा इच्छा हो जाती है तो प्रोडक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन हाई लेवल के ले जाने के लिए आपको अपना कीमती समय देकर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब इतना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे तो कभी कभी मेंटल स्ट्रेस होने लगता है या फिर हार्ट कोलेस्ट्रॉल होने लगता है, ऐसी बीमारियों से हमें इंसान को घेर लिया जाता है, ठीक है। और जब काफी ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हो यहाँ पे जब काम बढ़ता है ना किसी भी चीज का, जेन्युइन सी बात है, कंपनी का काम बढ़ेगा तो अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ वर्कलोड भी बढ़ता है, आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है उस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बीमारियां आ जाती है जिसके कारण फिर आपको स्ट्रेस बढ़ता है। कैसी बीमारी, यहाँ पे लिखा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वल स्टडीज हैव शो इन द सिग्निफिकेंट लिंक बिटवीन वर्क overload and mental problems as well as the certain physical disasters, क्या है disorders, कह रहा है काफी सारी फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकती है, शरीर का कोई भी अंग ऐसा है जो काफी दर्द कर सकता है, ठीक है। काफी सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो आपको परेशान कर सकती है, ठीक है, जब टास्क डिमांडेड होती है। अब उसके नीचे बात करते हैं, नीचे कह रहा है रोल डिमांडेड। देखो रोल मतलब होता है भूमिका, ठीक है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी की एक अलग भूमिका होती है, अलग काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा रोल डिमांडेड टू प्रेशर प्लेस्ड ऑन द पर्सन इन द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर रोल ही हैज टू प्ले। कह रहा है रोल डिमांडेड जो होता है ना, जो भूमिका होती है वो इंसान के पोजीशन पे, इंसान काम क्या करता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इंसान मान लो अभी कोई काम कर रहा है, जैसे कि हमने किसी को अकाउंटेंट की जॉब दे रखी है, अब सपोज करो अकाउंटेंट की जॉब्स को दे रखी है, वो कर रहा है, वो 8 घंटे करता है, ठीक है। वर्कलोड अगर ऊपर से आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आप टाइम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर वर्कलोड पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक इंसान की अलग अलग भूमिका होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया, सबके रोल यहाँ पे अलग अलग है। कंपनी में किसी भी अकाउंटेंट को किसी क्लर्क का काम नहीं दे सकते, किसी और का काम किसी और को नहीं दे सकते, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद देखा इन द ऑर्गेनाइजेशनल रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट एक्सपेक्टेशन टू मे बी हार्ड टू रिकॉल और स्टेटिस्फाई। यहाँ पे लिखा है अगर आपको अपने काम को ज़्यादा मेहनत से करते हो, अगर आपको अच्छा बोनस चाहिए, आपको अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है या पर्सनल बॉस की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है, तो आपके लिए उसको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। वर्क हार्ड करने से आपको स्ट्रेस आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मगर जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे, जब तक आप उस काम को नहीं कर लेते, और वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया रोल डिमांडेड। आपको वो भूमिका दी है तो आपको वो निभानी पड़ेगी। सबकी एक अलग अलग भूमिका होगी, सबका एक अलग अलग सा यहाँ पे काम करने का तरीका होगा और अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये था हमारा रोल डिपार्टमेंट। तो देखो ये पूरा मैंने बता दिया। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट्स तो हो गए डिफाइन, बाकी 3-4 पॉइंट्स जो रहते हैं वो जल्दी लिखवाता हूँ, पहले आप इसको उतार लो। तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए थे, तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखो पॉइंट नंबर 3 लिखा है यहाँ पे इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हो इंटरपर्सनल डिमांड्स, ठीक है। तो इंटरपर्सनल डिमांड्स में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है दीज आर द प्रेशर क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉइज। कह रहा है ये जो है यहाँ पर एक तनाव जो है वो ऐसा माहौल बनाया जाता है किसके द्वारा,
एम्प्लॉयज के द्वारा, वर्कर के द्वारा या आपके ही जो साथी होते हैं कंपनी के, उनके द्वारा एक तनावपूर्ण स्थिति को उत्पन्न किया जाता है। कह रहा है लैक ऑफ द सोशल सपोर्ट्स कॉलेज एंड पोर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, और आपस में एक दूसरे को क्या करना जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, एक दूसरे की जो संबंध है वो खराब करे जाते हैं। किसके द्वारा? एम्प्लॉयज के द्वारा। कह रहा है कैन कॉज कंसिडरेबल स्ट्रेस स्पेशली एम्प्लॉयज विद द हाई सोशल नीड्स। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मेंबर को जरूरत होती है हाई सोशल नीड्स की, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, या फिर बोल सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको पर्सनली वांट होती है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वही एम्प्लॉय को नीचे दिखाते हैं, वही एक दूसरे को नीचे गिराते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अच्छे से नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर सेकंड इसका मैंने नीचे लिखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? द डिग्री ऑफ रूल एंड रेगुलेशन आर वर डिसीजन आर मेड। कह रहा है यहाँ पर कुछ नियम, कुछ निर्णय बनाए जाते हैं, कुछ नियम और निर्णय तय करे जाते हैं बॉस के द्वारा। उसके बाद लिखा है एग्जीक्यूटिव्स, मतलब कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स रूल्स एंड लैक ऑफ द पार्टिसिपेशंस इन डिसीजन दैट इफेक्ट एन एम्प्लॉई आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। और यहाँ पर क्या कहता है, जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो ऐसे रूल और नियम बनाते हैं जो एम्प्लॉय के हित में हो। मगर कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन करते हैं, वो नहीं चाहते कि एम्प्लॉय को जरा सा भी आराम मिले, इसलिए वो क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन को चेंज करके ऐसे कठोर नियम बनवाते हैं जो एम्प्लॉय को हार्म करते हैं, उनको तनावपूर्ण स्थिति में डालने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पे लिखा है दैट माइट टू बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। कह रहा है और यही जो कारण है एक स्ट्रेस का सबसे बड़ा पोटेंशियल कारण भी होता है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप में लिखा है रिप्रेजेंट द मैनेजर स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सीनियर एग्जीक्यूटिव। कह रहा है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक देखते हैं कि मतलब कि वर्कर कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, उनको कितने स्ट्रेस की जरूरत है, उनका वर्कलोड बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे चेक करते हैं। ठीक है, कह रहा है सम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स क्रिएट द कल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय द टेंशन फियर एंड एंग्जाइटी। कह रहा है कुछ जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो ये भी नहीं चाहते कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में खाली बैठे या फिर कोई कुछ काम ना कर रहा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, वो जैसे आदत होती है ना चुगली करने की, एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे की बातें उनको बताने की। तो इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि वर्कर खाली है, तो वो जाके बॉस को बोलते हैं कि भाई ये वर्कर खाली बैठा था, इसको काम नहीं दिया। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपना टेंशन बढ़वा देते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉयज की टेंशन बढ़वा देते हैं, उनका डर और उनकी एंग्जाइटी बढ़वा देते हैं। ठीक है, मतलब कि उनका वर्कलोड बढ़वा देते हैं, जिसके कारण वो एक तनावपूर्ण स्थिति महसूस करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब काम है। कह रहा है दे स्टेब्लिश अनरियलिस्टिक प्रेशर द परफॉर्म इन विच शॉर्ट रन इम्पोसिस एग्जीक्यूटिवली टाइट कंट्रोल्स एंड रूटीनली फायर इम्पेसिस बाय डोंट मेजर अप। कह रहा है यहाँ पर जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन लोगों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़वा दिया जाता है, उनका वर्कलोड ज़्यादा करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना जो है मानसिक संतुलन भी कभी कभार खो देते हैं, काफ़ी सारे बीमार पड़ जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सारे काम है कौन करवाता है, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं कंपनीज के, वो करवाते हैं। ठीक है, बॉस से बोल के। तो यहाँ पर बस यही चीज़ इन्होंने बताई है। उसके नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, पॉइंट में यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ स्टेजेस। देखो ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ स्टेजेस क्या होते हैं, लाइफ स्टेजेस एक तरह की साइकिल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को सीखा जाता है, उसके वर्कलोड को सीखा जाता है, स्ट्रेस के बारे में कराया जाता है। ठीक है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गो थ्रू ए साइकिल। कह रहा है ये एक तरह से एक साइकिल के पहिए की तरह है जो ऐसे लंबा गोल गोल घूमता है। द एस्टेब्लिशमेंट एंड डिक्लाइन स्टेजेस ऑफ द पार्टिकुलरली स्ट्रेसफुल। कह रहा है यहाँ पर वो स्टेजेस को पहचाना जाता है या देखा जाता है जिसमें तनावपूर्ण स्थिति भी होती है और जो एम्प्लॉय के लिए बेहतरीन भी होता है। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। तो जो मैंने 6 पॉइंट बताए थे वो खत्म होने के बाद आपका चैप्टर मोस्टली खत्म हो गया। अब उसके बाद थोड़े पॉइंट और रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। तो अभी आधा चैप्टर आपका हुआ है खत्म। तो अभी उसके बाद लिखा है टॉप कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एट वर्क। तो अब कौन कौन से टॉप कॉजेज हैं जो स्ट्रेस ऑफ वर्क, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम डिपेंड करते हैं, देखो यहाँ पर वैसे स्टेजेस जो आपकी बुक में कम से कम 20 दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ गिने चुनिंदा 6-7 लिखे हैं जो कि एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो, इनका वर्क नहीं है ज़्यादा। पहला आता है डेडलाइन, सेकेंड आता है बजट रिस्ट्रेन, थर्ड आता है यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस अर्निंग, फोर्थ आता है कंस्टेंट चेंजेस, और फिफ्थ आता है अर्जेंट टास्क, और सिक्स्थ आता है यहाँ पे मीटिंग्स। तो ये 6 जो है
टॉप लेवल के कोर्सेज है जो मैंने आपको बताया। वैसे 20 हैं जो आपकी बुक में, आप जाके बुक से रीड कर लेना, बाकी अगर करने हो वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3.3 जो आपकी बुक में लिखा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस। लिखिए, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च हैज बीन डिवोटेड टू द मैनर इन विच इंडिविजुअल कोप विद स्ट्रेसफुल इन द डेली ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च, यहाँ पे काफ़ी सारी रिसर्च करी जाती है, हैज़ बीन डिवोटेड टू द मैनेजर, एक इस मैनर में रिसर्च करी जाती है कि जहाँ पर देखा जाए जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क काम कर रहे हैं या वर्कर काम कर रहे हैं उनका वर्कलोड कैसे कम करा जाए, उनकी जो स्ट्रेस है वो कैसे कम करा जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देखा जाता है, कह रहा है कि कोप विद द स्ट्रेसफुल इन डेली ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, स्ट्रेस कैन बी लीड इन द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी। कह रहे जो स्ट्रेस है ना वो क्या करता है, कभी कभार स्ट्रेस जो तनावपूर्ण स्थिति है वो कंपनी की कॉस्ट को ओवरऑल बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है वो भी हम बताते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है थ्रू द हाई स्टाफ टर्नओवर। पहली बात तो हाई स्टाफ टर्नओवर की वजह से, एंड इंक्रीज द सिकनेस एब्सेंस, मतलब जितनी ज्यादा लोग छुट्टियां मारेंगे या फिर नहीं आएंगे वर्क पे, काम उतना लेट होगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इम्पायर्ड वर्क परफॉर्मेंस। कह रहा है उनकी वर्क परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा वर्क करवाएंगे वो धीरे होती जाएगी क्योंकि वो थक रहे हैं, अगर उनको रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं होता। उसके बाद लिखा है परफॉर्मेंस पुअर टाइम टेकिंग एंड इंक्रीज द कस्टमर कंप्लेंट्स। कह रहा है अगर जो सफाई वाले वो सब नहीं आ रहे या फिर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को करने में तो उससे बढ़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कस्टमर कंप्लेंट्स, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो आपके प्रोडक्शन में कंप्लेंट्स आ रही है, आपके जो कस्टमर्स है वो कंप्लेंट कर रहे हैं आपका प्रोडक्शन सही नहीं पहुंच रहा वहाँ तक, तो भी आपका वर्कलोड यहाँ पे बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंपनी को पे करना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए, और जितना ज़्यादा कंपनी पे करेगी उतना ज़्यादा उसको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो ये थे कंसीक्वेंस ऑफ स्ट्रेस जो मैंने आपको बताए। तो कंसीक्वेंस के बाद इसके और भी कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं लिखवाता हूँ, पहले आप इसको उतार लो। ये लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा है मैनेजिंग स्ट्रेस। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि स्ट्रेस जो है तनावपूर्ण स्थिति जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, अब उसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं या खत्म या कम कर सकते हैं मैनेजिंग स्ट्रेस के द्वारा, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजिंग स्ट्रेस के अंदर 2 पॉइंट्स है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है यहाँ पे हमारी इंडिविजुअल, और सेकंड आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल। 2 अप्रोच बनाई गई है, पहले आती है इंडिविजुअल अप्रोच, फिर आती है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल वाली, इंडिविजुअल अप्रोच। इसके अंदर जो पॉइंट्स है देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए जो आपकी बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इनके आगे छोटे छोटे डेफिनेशंस है, जो इंपॉर्टेंट थी वही मैंने यहाँ पे लिखी है, बाकी आप बुक से भी देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल अप्रोच। कह रहा है इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति के जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको कैसे बदला जाए वो देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल में कि सभी व्यक्तियों द्वारा जो तनावपूर्ण स्थिति है वो कैसे बदली जाए वो देखा जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल में लिखा है बीइंग अवेयर ऑफ स्ट्रेस, हमें अपने स्ट्रेस के अवेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो स्ट्रेस है हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए स्ट्रेस कैसे आ रहा है, उससे हम अवेयर रह सकते हैं। न्यूमरस इवेंट ओकर्स मैनी ऑफ द विच रिलेटेड टू द योर जॉब एज ए सुपरवाइजर। What makes an event stressful is simplify that the fact that is require you to react in some way। कह रहा है यहाँ पर हमें पहले ही पता चल जाता है, अगर मान लो आप कोई भी वर्क कर रहे हो, वर्क करने के दौरान आपको लगता है कि अब आपका काम बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है, चाहे आपके सुपरवाइजर द्वारा या फिर आप बोल सकते हो अपने बॉस द्वारा, तब आपका वर्कलोड वहाँ पे बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे वही चीज़ आपकी, वही जो घट रहा है, हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते होंगे आप जिससे आपको वर्कलोड होता है, जिससे आपको स्ट्रेस होता है। तो वही सिंपली यहाँ पे स्ट्रेस की डिफाइन किया गया है। और बाद में दैट इट रिक्वायर्स यू टू रिएक्ट इन सम वे, और उस पर किस तरह से आप रिएक्ट करते हो ये आपके ऊपर है। स्ट्रेस को अगर आपने अच्छे से हैंडल नहीं करा तो वो बढ़ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे पॉइंट लिखे मैंने, बी पॉइंट आता है टेकिंग योर नीड्स मोर सीरियसली। कह रहा है अपनी जरूरतों को ज्यादा सीरियस होकर आपको देखना चाहिए, ठीक है। अपनी जो भी नीड्स है उसको ज्यादा सीरियस होकर लेना चाहिए। पर्सनल नीड्स, देखो सी आया पर्सनल नीड्स, तो पर्सनल नीड्स को ज़्यादा आपको मोटिव देना चाहिए। बिहेव की मतलब कि और भी नीड्स होती है जैसे इकोनॉमिकल नीड्स हो गई, फैमिली नीड्स हो गई, मगर पर्सनल नीड्स को अपने को ज़्यादा क्यों देखना चाहिए इसने बताया, क्योंकि पर्सनल नीड्स क्या होती है, ये आपकी ज़रूरतों के ऊपर है। जब आपकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो आप दूसरों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हो, ठीक है।
पॉइंट नंबर डी, यूजिंग रिलैक्सेशन, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वर्कलोड के दौरान, आपको क्या करना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, फील रिलैक्स करना चाहिए। कह रहे हैं इट्स नो सीक्रेट दैट सर्टेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कैन बी हार्मफुल, कह रहा है इसका कोई सीक्रेट नहीं है कि कौन सा स्ट्रेस हमें हार्मफुल कर सकता है या नहीं कर सकता। सिंपल सा होता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। स्ट्रेस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल या फिर मेंटली, वो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है आप किस तरह के स्ट्रेस को ज़्यादा प्रेफर करते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर ई, नोइंग योरसेल्फ, देखो अपने आप को जब आप अच्छे से जान लोगे, अपने आप को पहचान जाते हो कि हमें किस जगह से दूर रहना है, किस चीज से दूर रहना है, इस चीज से आने के बाद स्ट्रेस मिलता है तो आप उससे दूर रहोगे, आप अपने आप को पहचान जाओगे तो स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये था सारा इंडिविजुअल का। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच की। देखो ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच में कुछ ऐसा है, स्टडी हैव टू शोन द ऑफिस बेस्ट सेट स्ट्रेस ए लिटल एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग में बी रिक्वायर्ड, कह रहा है यहाँ पर छोटी छोटी चीजों से बढ़ाकर स्ट्रेस बनाया जाता है और यहाँ पर स्ट्रेस को ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे से दिखाया गया है। कह रहा है द स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कैन बी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द इंक्रीजिंग वर्क प्रोडक्टिविटी एज वेल रिड्यूसिंग द इलनेस ऑफ एब्सेंस। अगर आपको लगता है कि आपका वर्कलोड ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, आपके स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तनावपूर्ण स्थिति आ रही है, कोई भी फिजिकली या मेंटली प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना होता है, सीधे सीधे अब्सेंटिज्म लेना होता है। अब्सेंटिज्म मतलब होता है कि छुट्टी, कार्यालय से अवकाश, छुट्टी आपको लेनी चाहिए, 2 दिन रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट के बाद फिर आपको ऑफिस जाना चाहिए, फिर आपका स्ट्रेस जो है वो भी कम होगा और माइंड जो है वो हल्का काफ़ी फील होता है। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आता है कीप द कम्युनिकेशन फॉलोइंग, जो भी आपको कम्युनिकेशन या आदेश दिया जाता है उसको फॉलो करना। सेकेंड चीज आती है इंस्टीट्यूट एंड 8 आवर्स वर्क डे, कह रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था में कम से कम 8 आवर्स का वर्क डे होता है, मगर ऐसा नहीं होता, ये बस कहने का होता है। आपके जो लोग हैं वो 12+ आवर या 12 आवर वर्कलोड मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद मगर ऑफिस वर्क अगर देखा जाए तो कमर्शियल जो ऑफिस वर्क होते हैं अभी भी वो भी कितने होते हैं, 8 आवर के होते हैं। जो प्राइवेट वर्क्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के वो 12 आवर्स के मोस्टली आपको मिलते हैं, कहीं कहीं पे प्राइवेट भी 8 आवर्स के मिलेंगे। और इसी तरह से नीचे पॉइंट नंबर सी, इनकरेज ए हेल्थफुल लाइफस्टाइल, अपनी एक हेल्थफुल लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए ताकि आप किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से दूर रहो। उसके बाद लिखा है डी, गेट टू नो वन अनदर, कह रहा है एक दूसरे को पहचानना या अपने आप की जरूरतों को पहचानना और खुद के बारे में जानना, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। उसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर ई, बी फ्लेक्सिबल एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए सारे के सारे। ये हमारा पूरा लास्ट कॉन्सेप्ट था मैनेजिंग स्ट्रेस का। बाकी इनके ऊपर भी सेपरेट पॉइंट है, इनकी डिफाइन है, बुक में आप देख लेना, बुक से आप डिफाइन कर सकते हो अच्छे से इसको, ठीक है। जो मैंने बताया वो तो है ही, बुक से आप और ब्रीफ से अगर पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ही आपका लास्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर था। पूरी बुक आज हमने खत्म करवा दी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सारी बुक खत्म हो गई, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चैनल एक्सप्लेन पे आपको मैंने दोनों बुक प्रोवाइड करवा दी, सारे आंसर करवा दिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन होता है, उसको दबा के प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट में मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल सारे हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज कर रहे हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा होता है, जाओ फटाफट से कॉन्टैक्ट करो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के नोट्स परचेज करो। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, नहीं तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज करो फटाफट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतनी, वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर से कह रहा हूँ सी यू टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतनी, थैंक यू।